चैप्टर्स 2133, 2134, 2135, 2136। चैप्टर स्टार्ट। फैंग युआन चुपके से अपने बैंडन के रिएक्शंस पर नजर रखे हुए था। उसने ये एक्सचेंज लिस्ट काफी सोच समझ कर जारी की थी। पहले फैंग युआन ने सोचा था कि सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में जो अजीब व गरीब गड़बड़ियां हो रही हैं वो वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो तो उल्टा और ज्यादा गंभीर होती जा रही थीं। कभी कभी तो कुछ ऐसी अजीब सिचुएशंस पैदा हो जाती थीं जो इतनी सीरियस होती थीं कि फैंग युआन के बॉडी को खुद उनसे निपटना पड़ता था। अगर वो सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के गू इमॉर्टल्स की ताकत को 1 या 2 लेवल तक बढ़ा पाता तो इस एपर्चर की अजीब और गरीब हालत से कहीं बेहतर तरीके से निपट लिया जाता। फैंग युआन के पास सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर की प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वो सिर्फ उन्हें हल्का कर सकता था। नेचुरली, चाहे वो उन्हें कितना भी स्ट्रांग बना दे, उसके ये बैंड क्रेज डेमन केव की लड़ाई में हिस्सा लेने के काबिल नहीं हो पाएंगे। फैंग युआन ऐसी कोई बड़ी उम्मीद लगाए बैठा भी नहीं था। इन बैंडन को पालने पोसने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत थी। फैंग युआन ने दोनों हेवंस के कई ग्रोटो हेवंस को निगल लिया था और अन ग्रोटो हेवंस की सालों पुरानी जमा पूंजी को लूट लिया था, इसलिए उसके पास उन्हें पालने पोसने के लिए रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। कल्टिवेशन रिसोर्सेज के मामले में फैंग युआन दुनिया की ZYA डटार सुपर फोर्सेस से आगे निकल चुका था। बेशक हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन के पास फैंग युआन से कहीं ज्यादा जमा पूंजी थी, लेकिन वो उसके जैसा काम नहीं कर सकते थे। फैंग युआन के पास 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल था। उसके लिए रैंक 6 और रैंक 7 इमॉर्टल गू रिफाइन करना बच्चों का खेल था। इसीलिए वो बड़े ही दबंग अंदाज में हर तरह के इमॉर्टल गू को एक्सचेंज लिस्ट में डाल सकता था और अपने बैंडन को उन्हें एक्सचेंज करने दे सकता था। अगर फ्यूचर में फैंग युआन को उनके एक्सचेंज किए हुए किसी इमॉर्टल गू को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती तो वो बस उस बंदे को एक कंपल्सरी मिशन दे देता। फैंग युआन के हुक्म के खिलाफ जाने की हिम्मत किस में थी? उस वक्त फैंग युआन बदले में और भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दे देता और जिस बंदे का इमॉर्टल गू लिया जाता वो शायद खुश भी हो जाता। अपने बैंडन का जोश भरा रिएक्शन फैंग युआन के लिए एक्सपेक्टेड था। यह गू इमॉर्टल्स जो एक्सचेंज लिस्ट से फुल मोटिवेट हो चुके थे, पागलों की तरह टास्क एक्सेप्ट करने लगे और मधुमक्खियों की तरह काम करने के लिए सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के अलग अलग इलाकों में जाने की पहल करने लगे। मिशन बोर्ड पर जो पहला टास्क था उसके बारे में गू इमॉर्टल्स आपस में डिस्कस कर रहे थे कि क्या लॉर्ड फैंग युआन से कोई गलती हो गई है। लेकिन कुछ दिनों के बाद भी टास्क का कंटेंट नहीं बदला। गू इमॉर्टल्स और भी ज्यादा लालच में आने लगे। इस टास्क का कंट्रीब्यूशन पॉइंट रिवॉर्ड बहुत बड़ा था। शी जोंग वो शख्स था जिसने नई एक्सचेंज लिस्ट को सबसे ज्यादा देर तक स्टडी किया था। हाल ही में शी जोंग एक बहुत बड़ी परेशानी से घिरा हुआ था। वो नॉर्दर्न प्लेन्स के रॉकमैन ट्राइब का पहला सुप्रीम एल्डर था। वो रैंक 7 पर था और अपनी तीसरी ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन का सामना करने वाला था। रैंक 7 गू इमॉर्टल्स को हर 10 साल में एक अर्थली कैलेमिटी, हर 50 साल में एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन और हर 100 साल में एक ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन झेलनी पड़ती है। अर्थली कैलामिटीज और हेवनली ट्रिब्यूलेशंस शी जोंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं थीं, लेकिन एक ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन बहुत बड़ी मुसीबत थी। पिछली 2 ग्रैंड ट्रिब्यूलेशंस ने शी जोंग का कॉन्फिडेंस लगभग खत्म ही कर दिया था। तीसरी ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन बस सर पर ही थी। शी जोंग ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन को टालने के तरीके ढूंढ रहा था, लेकिन उसने पूरी एक्सचेंज लिस्ट ऊपर नीचे कर डाली थी और उस उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। एक्सचेंज लिस्ट में कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस को टालने का कोई तरीका नहीं है। शी जोंग का मटा थंका। क्या मास्टर के पास ऐसे तरीके नहीं हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। शी जोंग की नजर मिशन बोर्ड के पहले टास्क पर जाकर टिक गई। लगता है मास्टर हमें ये टास्क लेने के लिए उकसा रहे हैं। शी जोंग ललचा गया। उसका रॉकमैन ट्राइब नॉर्दर्न प्लेन्स के नॉर्दर्न आइसी प्लेन से आया था। फैंग युआन ने उन्हें जबरदस्ती अपने जहाज पर चढ़ाया था, लेकिन अब तक शी जोंग को एहसास हो गया था कि यह जहाज अब एक ऐसा वशिप बन चुका था जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट था और जिसके पास ऐसी किस्मत थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पुराने जमाने से एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान यही रही है, रहम और ताकत दोनों का इस्तेमाल करना। फैंग युआन के पास ताकत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए जब एक्सचेंज लिस्ट सामने आई तो उसने बहुत से लोगों का दिल बदल दिया। शी जोंग फैंग युआन को धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता था और उसने फैंग युआन के साथ रहने के फायदे भी देख लिए थे। उसने काफी देर सोचा और रिस्क लेने का फैसला किया। इस टास्क को एक्सेप्ट कर लिया। उसने टास्क खुलेआम एक्सेप्ट किया और इसे छुपाया नहीं, और जल्द ही उसके पहला टास्क एक्सेप्ट करने की खबर पूरे सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में फैल गई। शी जोंग एक पुराना रैंक 7 गू इमॉर्टल है।
अगर वो ट्रिब्यूलेशन को आसानी से पार कर गया तो वो रैंक 8 बन जाएगा। चलो देखते हैं इस टास्क का सीन क्या है। साई मैं भी ये टास्क लेना चाहता था, सोचा नहीं था कि शी जोंग पहल कर लेगा। ये मास्टर के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाने का एक अच्छा मौका है। शी जोंग के टास्क एक्सेप्ट करने के कुछ ही देर बाद यूज फैंग युआन के टाइम पाथ क्लोन ने बुलाया। टाइम पाथ क्लोन शी जोंग के इमॉर्टल एपर्चर को मैनेज करने वाला था और ट्रिब्यूलेशन के लिए तैयारियां करने वाला था। शी जोंग ने अपना इमॉर्टल एपर्चर खोला, फैंग युआन के टाइम पाथ क्लोन ने खुद कंट्रोल संभाला और उसके इमॉर्टल एपर्चर में अर्थ पाथ के इमॉर्टल मटेरियल्स ठूसना शुरू कर दिए। वरी सॉइल, ग्रीन पॉन्ड रॉटन सॉइल, डायमंड सॉइल, ग्रेट लेक सॉइल, कंसीलिंग हेवन डस्ट, ग्रैंड सॉइल, रीजन सैंड, एम्परमेनेंस रॉक, स्मोकी वार्म जेड, 1000 ईयर फ्रॉस्ट जेड एसेंस, डार्क इंक स्टोन, मैरो सकिंग स्टोन, रिग्रेट वाटर रॉक, राउंड कून स्टोन, हबिस्कस स्टैलेक्टाइट, स्टोन हार्ट लिक्विड, 8 पार्ट्स जेड और भी ना जाने क्या क्या। अर्थ पाथ के इमॉर्टल मटेरियल्स की इतनी बड़ी तादाद देखकर शी जोंग की बोलती बैंड हो गई। होश में आने के बाद शी जोंग का दिल डर से कांप उठा। गु इमॉर्टल कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस हेवनली डाउ के बैलेंस बनाने की कोशिश का नतीजा हैं। अभी मेरा अर्थ पाथ फाउंडेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, मेरी ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन तो और भी ज्यादा खौफनाक हो जाएगी। आम गु इमॉर्टल्स चाहते हैं कि उनकी कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस जितनी हो सके कमजोर हों, लेकिन मास्टर तो बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, जैसे कि वो चाहते हैं कि ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन एक मिरियड ट्रिब्यूलेशन बन जाए। कुछ दिनों बाद ट्रिब्यूलेशन से गुजरने का वक्त आ गया। फैंग युआन की म बॉडी ईस्टर्न सी के एक साधारण समुद्री इलाके में पहुंची और उसने अपना इमॉर्टल एपर्चर खोला, शी जोंग को बाहर निकलने दिया। शी जोंग ने पहले फैंग युआन को सलाम किया और फिर अपना अपर्चर बाहर की दुनिया में रखा। ब्लेसड लैंड का दरवाजा खुला और बाहर की दुनिया की हेवन एंड अर्थ की को बड़ी मात्रा में अब्जॉर्ब करने लगा। फैंग युआन एंट्रेंस के बाहर खड़ा था, वो अंदर नहीं जा सकता था। उसके पास बहुत ज्यादा डाउ मार्क्स थे। पहले जब उसने फायर प्लेन ग्रोटो हेवन पर हमला किया था तब भी वो अंदर नहीं जा पाया था, तो ये तो एक छोटा सा रैंक 7 ब्लेस्ड लैंड था। ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन टाइम पर आ गई। पहले हेवन पाथ डाउ मार्क्स आए, फिर ये हेवन पाथ डाउ मार्क्स शी जोंग के ब्लेस्ड लैंड की हालत के हिसाब से दूसरे पाथ्स के डाउ मार्क्स में बदल गए। इनमें से ज्यादातर डाउ मार्क्स अर्थ पाथ के थे। बदले हुए डाउ मार्क्स ने हेवन एंड अर्थ की का इस्तेमाल करके खुद को कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस में बदल लिया। अगर फैंग युआन अभी बिग फैमिली चीगू का इस्तेमाल करता तो वो ट्रिब्यूलेशन की को अब्जॉर्ब करके ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन को कमजोर कर सकता था। पर अभी फैंग युआन तो उम्मीद कर रहा था कि ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन और भी स्ट्रांग हो जाए। जल्द हाई ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन ने अपना रूप ले लिया। शी जोंग का चेहरा पीला पड़ गया। येलो स्काई डस्ट क्लाउड। हे भगवान, इसने देख लिया कि मेरा इमॉर्टल एपर्चर बहुत प्रॉस्परस है और मेरे पास बहुत ज्यादा अर्थ पाथ रिसोर्सेज हैं, इसलिए ये खास तौर पर उन्हें टारगेट कर रहा है। येलो स्काई डस्ट क्लाउड वक्त के साथ साथ और ज्यादा पावरफुल सक्शन फोर्स हासिल कर लेता और इमॉर्टल एपर्चर के अर्थ पाथ रिसोर्सेज को अब्जॉर्ब कर लेता। जितने ज्यादा अर्थ पाथ रिसोर्सेज वो अब्जॉर्ब करता उतना हाई स्ट्रॉन्ग होता जाता, उसका रंगे बढ़ जाता और वो और भी घना हो जाता और उसकी सक्शन फोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती। सारी ग्रैंड ट्रिब्यूलेशंस में येलो स्काई डस्ट क्लाउड अन ग्रैंड ट्रिब्यूलेशंस में से एक था जिनसे सबसे ज्यादा नफरत की जाती थी। शी जोंग ने कई किलर मूव्स ट्राई किए, हालांकि वो असरदार थे, लेकिन इतने बड़े येलो स्काई डस्ट क्लाउड पर उनका असर बहुत कम था। ए फ्लैट में सिर्फ मास्टर पर ही भरोसा कर सकता हूं। शी जोंग का चेहरा उतर गया था। ठीक उसी वक्त शी जोंग ने देखा कि रंग बिरंगे और चमकदार टोटम्स फैंग युआन के शरीर से निकलकर ब्लेस्ड लैंड में घुस गए और फिर येलो स्काई डस्ट क्लाउड पर टूट पड़े। ये टोटम्स अलग अलग तरह और आकर के थे। उनमें खूंखार शेर और चीते, चुस्त हिरन और खरगोश थे, हरे भरे पेड़ दी और साथ ही घूमते हुए उड़ने वाले पत्थर भी थे। लेकिन चाहे वो कोई भी हो, अन सबसे रैंक 8 की ओर निकल रही थी। शी जोंग का शरीर और दिमाग एक साथ हिल गए। हे भगवान, 20 से भी ज्यादा किलर मूव्स और सबके सब रैंक 8 लेवल के। मास्टर के पास सच में इतनी खौफनाक ताकत है। ये सब टोटम किलर मूव्स थे। जब से फैंग युआन को जहन बूडू से हजारों बेसिक टोटम्स की कल्टिवेशन मेथड मिली थी, वो जब भी फ्री टाइम मिलता इस मूव की कल्टिवेशन करता था। मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन टोटम किलर मूव्स की कल्टीवेशन के लिए एक पवित्र स्थान था। इस जगह के बाहर टोटम्स कल्टिवेट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वैसा फूड पाथ एनवायरनमेंट नहीं था। लगभग सारी फूड रेसिपीज बाहर की दुनिया में लाते ही अपना असर खो देती थीं। लेकिन फैंग युआन अलग था। उसके पास फूड पाथ की गहरी समझ थी। उसने इन फूड रेसिपीज को मॉडिफाई किया और उन्हें किलर मूव्स में बदल दिया।
इन फुटपाथ किलर मूव्स और अनेकों गू मटेरियल्स की मदद से फैंग युआन 20 से ज्यादा टोटम्स कल्टिवेट करने में कामयाब रहा। ये सभी टोटम्स रैंक 8 लेवल के दी और फैंग युआन ने उन्हें बड़े ध्यान से चुना था, उनकी पावर नेचुरली कम नहीं होने वाली थी। और भी कमाल की बात यह थी कि एक बार ये टोटम किलर मूव्स बैन जाते थे तो उन्हें एक्टिवेट करना बहुत ही आसान और सुविधाजनक हो जाता था। फैंग युआन ने मन में सोचा और एक साथ 20 से ज्यादा टोटम्स एक्टिवेट कर दिए। दूसरे शब्दों में, उसने एक पाल में 20 से ज्यादा रैंक 8 किलर मूव्स एक्टिवेट कर दिए थे। ये इसलिए था क्योंकि उसके पास सॉवरन इमॉर्टल बॉडी थी, जिसकी वजह से वो बिना डरे इतने सारे पाथ्स के टोटम्स कल्टिवेट कर सकता था। अगर कोई और गू इमॉर्टल होता तो वो ये कभी नहीं कर पाता। शी जोंग हैरान होकर देखता रहा, क्योंकि यूएस पैल, वो बहुत हाई घना येलो स्काई डस्ट क्लाउड जो आसमान को ढके हुए था, इन टोटम्स ने उसके चीथड़े चीथड़े कर दिए थे। बहुत ही जालिम, बहुत ही खौफनाक। शी जोंग के दिमाग में तेजी से ख्याल आ जा रहे थे। लेकिन भले हाई ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन को बुरी तरह से नाश्त कर दिया गया था, वो रुकी नहीं, बल्कि वो फिर से कंडेंस होने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे हाई येलो स्काई डस्ट क्लाउड का एक छोटा सा हिस्सा कंडेंस होता, यूज तुरंत हाई टोटम्स ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। हेवंस विल ने हार नहीं मानी, लेकिन टोटम्स उससे भी ज्यादा खतरनाक थे। ना जाने क्यों, शी जोंग को अचानक लगा कि ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन कुछ हद तक बेचारी है। इमॉर्टल किलर मूव, हेवन ह्यूमन सेंसेशन। इमॉर्टल किलर मूव, ह्यूमन एक्सिक्यूटिंग हेवंस वर्क। इमॉर्टल किलर मूव, अनरिस्ट्रेन्ड हेवनली मार्क। फैंग युआन ने एंट्रेंस के बाहर से ही अपना काम किया, ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन से सारे हेवन पाथ डाओ मार्क्स को रिफाइन कर लिया। लेकिन अनरिस्ट्रेन्ड हेवनली मार्क्स शी जोंग के ब्लेस्ड लैंड पर गिर गए। पर यह कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फैंग युआन ने एक इमॉर्टल गू हाउस निकला, ये रिपेयर किया हुआ थीव्स दी था। थीव्स दी का किलर मूव, स्टील डाओ। थेफ्ट पाथ किलर मूव के काम करने का प्रिंसिपल यह था कि थेफ्ट पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स को कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता। इमॉर्टल मटेरियल्स में मौजूद थेफ्ट पाथ डाओ मार्क्स तुरंत कंज्यूम हो जाते और बाहर की दुनिया के डाओ मार्क्स चुरा लिए जाते। चुराए गए डाओ मार्क्स को इन थेफ्ट पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स से जुड़ना जरूरी था। तो अगर चुराए गए डाओ मार्क्स बेकार होते तो इमॉर्टल मटेरियल्स की कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे कि क्रेज डेमन केव में हर जगह मिलने वाले इमॉर्टल मटेरियल्स। शॉर्ट में, थीव्स ये के पास बाहर की दुनिया के डाओ मार्क्स चुराने की एबिलिटी तो थी, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा थीव्स दी पहले से हाई एक पीक लेवल क्रिएशन था और यूज मॉडिफाई नहीं किया जा सकता था, उसमें इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश या पोटेंशियल नहीं था। इन चुराए गए अनरिस्ट्रेन्ड हेवनली मार्क्स ने एक हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल बनाया। फैंग युआन ने ये हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल लिया और एक फूड पाथ किलर मूव एक्टिवेट किया, डिवाओर हेवन एंड अर्थ। यह किलर मूव फैंग युआन की हाल ही की कल्टीवेशन का नतीजा था। फैंग युआन का फूड पाथ अटेनमेंट लेवल ग्रैंड मास्टर था, उसके पास अनेकों फूड पाथ किलर मूव्स दी और विजडम पथ की गहरी समझ थी। उसके लिए हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स को निगलने वाला किलर मूव बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। इस हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल को कंज्यूम करने के बाद फैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर को 9 और हेवन पाथ डाओ मार्क्स मिल गए। जिस ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन ने शी जोंग को निराशा में धकेल दिया था, जब वो हेवन पाथ डाओ मार्क्स में बदली तो उससे सिर्फ 9 डाओ मार्क्स माइल। ऊपर से इस ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन की ताकत नॉर्मल से कहीं ज्यादा थी। एक नॉर्मल ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन बदलने पर 9 से भी कम हेवन पाथ डाओ मार्क्स देती, शायद 7 के आसपास। फैंग युआन ने अंदाजा लगाया, यह दोनों हेवंस के ग्रोटो हेवंस को मिलाने से होने वाले फायदे से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। दोनों हेवंस के हर ग्रोटो हेवन ने फैंग युआन को कई हजार हेवन पाथ डाओ मार्क्स दिए थे। फैंग युआन एक के बाद एक ग्रोटो हेवंस को निगलता गया, उसके सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर का डेवलपमेंट पहले हाई 80% तक पहुंच चुका था। इस वक्त उसके हेवन पाथ डाओ मार्क्स की संख्या 2 लाख से ज्यादा थी। फैंग युआन रिफाइनमेंट पाथ के जरिए वेनरेबल बनना चाहता था, इसलिए उसने रिफाइनमेंट पाथ ग्रोटो हेवंस को मिलाने को प्रायोरिटी दी, जिसने उसके रिफाइनमेंट पाथ डाओ मार्क्स को 6 मिलियन से ज्यादा बढ़ा दिया। फिलहाल सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर और ग्रोटो हेवंस नहीं मिला सकता, इसलिए मैं हेवन पाथ डाओ मार्क्स हासिल करने के लिए सिर्फ यही तरीका इस्तेमाल कर सकता हूं। हालांकि हर बार बढ़ोतरी छोटी होती है, लेकिन गू इमॉर्टल्स का ट्रिब्यूलेशन से गुजारना एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकेगा। बूंद बूंद से सागर बनता है, मैं इस तरीके से एक अच्छी खासी रकम जमा कर सकता हूं। लंबी दौड़ में गू इमॉर्टल्स को ट्रिब्यूलेशन से गुजरने में मदद करने का यह रास्ता काफी उज्जवल था। दोनों हेवंस के ग्रोटो हेवंस ने ऐसी बुनियाद बनाने के लिए लगभग 10 लाख साल तक जमा किया था। लेकिन अगर फैंग युआन ने एक को मिला लिया
तो एक कम हो जाएगा। लेकिन गू इमोर्टल्स का सिलसिला कभी ना खत्म होने वाला था। शी जोंग की ट्रिब्यूलेशन सफल हुई और वो रैंक 8 पर पहुंच गया। जब वो सॉवरन इमोर्टल एपर्चर में लौटा तो उस तुरंत कई लोगों की बधाइयां मिलीं और उससे पूरी डिटेल्स के बारे में पूछा गया। शी जोंग पहले से ही तैयार था, उसने अपनी ट्रिब्यूलेशन का पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए गू वॉर्म्स का इस्तेमाल किया था। जब ये वीडियो फैला तो इसने सॉवरन इमोर्टल एपर्चर के गू इमोर्टल वर्ल्ड पर एक जबरदस्त असर डाला। मास्टर कितने स्ट्रांग हैं। उन्होंने एक पाल में 20 से ज्यादा रैंक 8 किलर मूव्स इस्तेमाल किए। क्या वो इंसान भी हैं? ये टोटम किलर मूव्स हैं? काफी कन्वीनियंट लगते हैं। शुरू से ही गू इमोर्टल्स टोटम किलर मूव्स से अट्रैक्ट हुए थे। जब थीव्स डे सामने आया तो वो फिर से हैरानी से चिल्ला उठे। जब वीडियो आखिर तक पहुंचा और येलो स्काई डस्ट क्लाउड फैंग युआन द्वारा पूरी तरह से नाश हो गया तो गू इमोर्टल्स ने गहरी सांस ली। वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। मास्टर के तरीके अकल्पनीय हैं, वो सच में कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस को पहले से ही खत्म कर सकते हैं। इतिहास में ये कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस तभी शांत होती हैं जब वो अपना पूरा गुस्सा निकाल लेती हैं। लेकिन लॉर्ड फैंग युआन के पास अनजान शक्तियां हैं, वो कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस को समय से पहले ही खत्म कर सकते हैं। इससे ये नतीजा निकला जा सकता है कि ये टास्क एक बहुत बड़ी किस्मत है। हम न सिर्फ अपना कल्टिवेशन लेवल बढ़ा सकते हैं बल्कि हमें एक अच्छी खासी मात्रा में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। क्या तुमने नहीं सुना शी जोंग ने क्या कहा? हालांकि उसने ट्रिब्यूलेशन पार कर ली और एक रैंक 8 गू इमोर्टल बन गया, लेकिन उसको कोई नए डाउ मार्क्स नहीं मिले। ऐसा भी कुछ था। कोई हैरानी नहीं कि इस टास्क ने हमें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स से कॉम्पनसेट किया। शी जोंग ने यह बात छुपाई नहीं। वो शुरू में थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन ट्रिब्यूलेशन के बाद फैंग युआन ने खुद उस सच्चाई को पब्लिक करने का आदेश दिया। डाउ मार्क्स में कोई फायदा ना होना, ये खबर अनजोशीले गू इमोर्टल्स पर ठंडे पानी की बल्टी जैसी थी। गू इमोर्टल्स शांत होने लगे। इस नतीजे पर ठीक से विचार करने की जरूरत थी। डाउ मार्क्स ना मिलना गू इमोर्टल्स के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। आखिरकार ट्रिब्यूलेशन से गुजारना हाई डाउ मार्क्स हासिल करने का मुख्य तरीका था। अगले कुछ दिनों तक कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन जब शी जोंग ने अन कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके डू रैंक 7 अर्थ पाथ इमोर्टल गू और 3 अर्थ पाथ किलर मूव्स एक्सचेंज किए तो एक और शख्स ने ट्रिब्यूलेशन से गुजरने का टास्क एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा गू इमोर्टल्स ने इसकी नकल करना शुरू कर दिया और जल्द ही इसने सॉवरन इमोर्टल एपर्चर के गू इमोर्टल वर्ल्ड में एक लहर पैदा कर दी। यह गू इमोर्टल्स होशियार थे, उन्होंने फायदे और नुकसान का हिसाब लगा लिया था। हालांकि वो डाउ मार्क्स का एक बैच खो देंगे, लेकिन मिले हुए कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की वैल्यू नुकसान से कहीं ज्यादा थी। इन डाउ मार्क्स के नुकसान से गू इमोर्टल की लड़ाई की शक्ति और इमोर्टल एपर्चर का एनवायरनमेंट कमजोर जरूर हो जाएगा, लेकिन डाउ मार्क्स सिर्फ एक फैक्टर था। एक गू इमोर्टल की लड़ाई की शक्ति तय करने वाले कई फैक्टर्स थे। जैसे कि इमोर्टल गू एक मुख्य फैक्टर था, इमोर्टल किलर मूव्स भी कुछ हजार डाउ मार्क्स से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इमोर्टल एपर्चर का एनवायरनमेंट प्रभावित होगा, लेकिन गू इमोर्टल्स हर तरह के इमोर्टल मटेरियल्स एक्सचेंज करके इस कमी को पूरा करने के लिए और भी रिसोर्स पॉइंट्स बना सकते थे। जिस चीज ने गू इमोर्टल्स को ये रास्ता चुनने पर मजबूर किया वो ये थी कि एक्सचेंज लिस्ट में एक स्पेशल एंट्री थी जो गू इमोर्टल्स को इमोर्टल मटेरियल्स सप्लाई करने और कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च करके फैंग युआन के क्लोन से फूड पाथ किलर मूव्स इस्तेमाल करवा के उनके करस्पॉन्डिंग डाउ मार्क्स बांधवाने की अनुमति देती थी। इन अलग अलग कारणों से ट्रिब्यूलेशन से गुजरने वाले गू इमोर्टल्स की एक ना खत्म होने वाली सप्लाई बन गई। फैंग युआन के हेवन पाथ डाउ मार्क्स बढ़ते रहे। सदर्न बॉर्डर के शिनहुंग बादलों के बीच से उड़ रहा था। वो अपने दोस्त से बात कर रहा था। तुम्हें नहीं पता कि सारे गू इमोर्टल्स असिस्टेड ट्रिब्यूलेशन टास्क लड़ रहे हैं। कुछ गू इमोर्टल्स जिनकी ट्रिब्यूलेशंस अभी दूर हैं, वो एक्सचेंज लिस्ट में एक ऑप्शन चुन रहे हैं जिसमें मास्टर के टाइम पाथ क्लोन से उनके इमोर्टल एपर्चर के टाइम फ्लो को तेज करने की रिक्वेस्ट की जाती है। वो हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं इस टास्क को लेने के लिए। केशिन होंग ने यहां तक पढ़ा और फिर इन्फॉर्मेशन पाथ इमोर्टल गू से जवाब दिया, इसलिए क्योंकि इस टास्क के लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स अच्छे खासे हैं। ऊपर से जिसे भी पहले कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे वो एक कदम आगे बढ़ पाएगा और ज्यादा मिशंस कर पाएगा, एक बेनिफिशियल फीडबैक लूप में एंटर कर जाएगा। शी जोंग को देखो, वो हाल ही में खूब तरक्की कर रहा है। उसकी ताकत बढ़ गई है, वो और ज्यादा मुश्किल टास्क कर सकता है और ले सकता है, और भी तेजी से और ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल कर रहा है। बदकिस्मती से मुझे अभी एक मैंडेटरी टास्क मिला है और मुझे वो क्लैन के पास एक डिप्लोमेटिक मिशन पर जाना है, वरना मैं इस टास्क को लेने वाला पहला शख्स होता। उसके दोस्त ने जल्दी जवाब दिया,
तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। तुम वू क्लैन के हेडक्वार्टर्स जा रहे हो वू लैंड मांगने। वो एक सेक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ है और वू योंग सदर्न अलायंस का लीडर है। केशिन होंग लेकिन कॉन्फिडेंट था, मेन इस ट्रिप के लिए काफी होपफुल हूं। अगर ये फेल भी हो गया तो वू योंग मेरा कुछ नहीं करेगा। तुमने खुद मास्टर की पावर और इन्फ्लुएंस को रियलाइज और विटनेस नहीं किया है। ठीक है, मैं पहुंच गया हूं, मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करूंगा। केशिन होंग धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके नीचे वू यी माउंटेन था। वू क्लैन का हेडक्वार्टर्स यहीं था। केशिन होंग को देखकर डुगू इमॉर्टल्स तुरंत वू यी माउंटेन से ऊपर उड़े। आगे वू क्लैन का सेकंड सुप्रीम एल्डर वू बाचोंग था। केशिन होंग ने यहां आने से पहले उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था। वू क्लैन की संजीदगी साफ दिख रही थी। उन्होंने वू बाचोंग को उसका स्वागत करने भेजा था। एनवॉय, प्लीज अंदर आइए। वू बाचोंग केशिन होंग को वू क्लैन के हेडक्वार्टर्स ले गया। आप दूर से आए हैं और थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लें, वू बाचोंग ने तहजीब से कहा। केशिन होंग ने अपना हाथ हिलाया। चलिए पहले काम की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए, हमारे फर्स्ट सुप्रीम एल्डर कुछ क्लैन के मामले संभाल रहे हैं। केशिन होंग ने सर हिलाया और सब्र से इंतजार किया। वो समझ सकता था कि महान वू क्लैन का लीडर इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं हो सकता। चाहे वो सच में बिजी हो या ना हो, उन्हें ये शो करना ही था। 5 मिनट बाद वू बाचोंग फिर से आया और केशिन होंग को गेस्ट हॉल की तरफ ले गया। केशिन होंग ने वहां वू योंग को देखा। केशिन होंग ने फालतू बात नहीं की और सीधे कहा, लॉर्ड वू योंग, मेन मास्टर की तरफ से आपके महान क्लैन के साथ एक और सौदा करने की नियत से आया हूं। वू योंग और वू बाचोंग ने एक दूसरे को देखा। उन्हें पिछले सौदे में काफी फायदा हुआ था। वू योंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं हैरान हूं कि यह कैसा सौदा है। केशिन होंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर आपके कब्जे में मौजूद वू लैंड को खरीदने के लिए एक कीमत चुकाने को तैयार हैं। तुरंत वू योंग की एड़ी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके दिल में कत्ल करने का इरादा हो पड़ा। क्या? वू बाचोंग अपनी जगह पर बैठा नहीं रह सका। वो खड़ा हो गया। कैसा हू लैंड? मेरे वू क्लैन के पास ये सेक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ कैसे हो सकता है? फैंग युआन को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। केशिन होंग मुस्कुराया और उसने इस बात का विरोध नहीं किया। वू योंग का चेहरा काला पड़ गया था जब उसने वू बाचोंग को टोका। ठीक है, बाचोंग। वू बाचोंग ने तुरंत इनकार करना बैंड कर दिया, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा और आक्रोश था। उसकी बैंड मुट्ठियों पर नसें उभार आई थीं जब वो केशिन होंग को घूर रहा था। अगर नजरों से कत्ल किया जा सकता तो इस पहल तक वू बाचोंग ने अपनी नजरों से केशिन होंग को 100 बार मार दिया होता। केशिन होंग ने सिर्फ वू योंग को देखा। वू बाचोंग की तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने झुककर कहा, लॉर्ड वू योंग, आपका क्या जवाब है? वू योंग ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, जब फैंग युआन ट्रेड करना चाहता है तो हम जरूर कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वो जरूर एक ऐसी कीमत चुकाएगा जिससे हम संतुष्ट हों। केशिन होंग वू योंग का ये रवैया देखकर थोड़ा ठंडा पड़ गया। वू योंग सच में खौफनाक था। इतने कम समय में उसने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया और सबसे समझदारी भरा फैसला लिया। केशिन होंग ने एक गहरी सांस ली और कीमत बताई। मास्टर जानते हैं कि लॉर्ड वू योंग रैंक 8 इमॉर्टल गू 8 फेस्ड प्रेस्टीज विन चाहते हैं। मास्टर इस रैंक 8 इमॉर्टल गू को खुद रिफाइन करने को तैयार हैं। क्या? वू बाचोंग का एक्सप्रेशन फिर बदला और वो गुस्से से दहाड़ा। हू लैंड को एक क्वाजी रैंक 9 इमॉर्टल गू माना जा सकता है। फैंग युआन एक भी रैंक 8 इमॉर्टल गू नहीं निकाल रहा और ऐसी शर्तों पर एक्सचेंज करना चाहता है। आप लोग बहुत ही ज्यादा बदतमीज हैं। वू योंग ने दांत पीसते हुए कहा, यह सच में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। केशिन होंग मुस्कुराया। वू क्लैन विंड पाथ में माहिर है। आपका एकलौता की पाथ फाउंडेशन शेंग टियन ट्रू इनहेरिटेंस में है। हालांकि हू लैंड एक सेक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ है, लेकिन वू क्लैन के लिए इसकी कुछ खास वैल्यू नहीं है। वू बाचोंग ने तुरंत विरोध किया, तुम ऐसा नहीं कह सकते। किसी भी पद की महारत हासिल की जा सकती है। हालांकि मेरा वू क्लैन विंड पाथ में माहिर है, तो क्या हम फ्यूचर में की पाथ में माहिर नहीं हो सकते? हू लैंड के साथ मेन तो की पाथ में बदल जाऊंगा और अपना विटल गू भी बदल लूंगा। इतने बड़े प्रोस्पेक्ट्स के साथ कौन सी सुपरफोर्स इसे छोड़ना चाहेगी? केशिन होंग ने वू बाचोंग पर एक नजर डाली। सेकंड सुप्रीम एल्डर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, काफी दूर की सोचते हैं। ये बिल्कुल सही है। हू लैंड के साथ की पाथ का प्रोस्पेक्ट बहुत हाई अनुकूल है। लेकिन ये कहते हुए केशिन होंग ने जानबूझकर रुककर गहराई से कहा, शर्त यह है कि आपके पास हू लैंड होना चाहिए। तुम
वू बा चोंग का कत्ल करने का इरादा उबल पड़ा और वो हमला करने के लिए तैयार दिखा। केशिन होंग का छिपा हुआ मतलब यह था कि वो क्लैन हुलैंड को नहीं रख सकता। जब वो हुलैंड नहीं रख सकते तो किसी भी की पाथ प्रॉस्पेक्ट की बात करना बेकार था। केशिन होंग ने वू योंग की तरफ देखा और फिर से झुककर सम्मानपूर्वक कहा, लॉर्ड वू योंग, मैं साफ साफ कहूंगा, अगर आपका महान क्लैन इस कीमत से संतुष्ट नहीं है तो हम आपके क्लैन के लिए 3 रैंक 8 इमॉर्टल गू रिफाइन करने को तैयार हैं। उसने फिर एक कड़वी मुस्कान के साथ आगे कहा, यह मेरी तरफ से आखिरी हद है और इसमें कोई रियायत नहीं होगी। लॉर्ड वू योंग, प्लीज समझिए, मैं सिर्फ एक संदेशवाहक हूं, मैं फैसले नहीं ले सकता। वू योंग कुछ देर चुप रहा और फिर मुस्कुराया, तुम एक बेहतरीन संदेशवाहक हो। मैं तुम्हारी शर्तों से सहमत हूं। वू बा चोंग, केशिन होंग को हुलैंड लेने के लिए ले जाओ और रैंक 7 फैन विंड गू भी भेजे दो। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर। वू बा चोंग गुस्से में था। जाओ। वू योंग गंभीर था। साय। वू बा चोंग ने एक गहरी सांस ली और केशिन होंग को नफरत से देखा। मेरे पीछे आओ। वू बा चोंग तेजी से केशिन होंग के पास से गुजरा और हॉल से बाहर चला गया। वू योंग अपनी सीट पर बिना हिले बैठा रहा। गेस्ट हॉल में तेज रोशनी थी, लेकिन वू योंग का चेहरा काला और भारी था। हुलैंड खून का यूएस पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। फैंग युआन को हुलैंड के बारे में कैसे पता चला? क्या उसने कॉन्गरी टियन को पकड़ लिया? वू योंग के दिमाग में बहुत से सवाल थे, लेकिन वो इसकी जांच नहीं करना चाहता था। जब मामला इस हद तक पहुंच ही गया था तो इसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं था। काफी देर बाद वू बा चोंग रिपोर्ट करने लौटा, केशिन होंग चला गया है। लॉर्ड, क्या हम कुछ लोगों को भेस बदलकर भेजें और यूएस पर घाट लगाकर हमला करें? वू योंग ने अपना सर हिलाया। फैंग युआन की अकाल के सामने वो ऐसी कमजोरी के बारे में कैसे नहीं सोच सकता? फालतू काम मत करो। वू बा चोंग ने दांत पीसते हुए कहा, कमीन, हमारा महान वू क्लैन हुलैंड की रक्षा नहीं कर सका। वू योंग ने भारी आवाज में कहा, हमें ये याद रखना होगा। यहां वू क्लैन के हेडक्वार्टर्स में हमें सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ बेचने पर मजबूर किया गया। ये मेरी बेइज्जती है और वू क्लैन की भी बेइज्जती है। फ्यूचर में अगर मौका मिला तो मैं इस बेइज्जती को मिटाऊंगा और इसका बदला 1000 गुना चुकाऊंगा। फैंग युआन, बस तुम देखते जाओ। फैंग युआन ने अपने हाथ में हेवंस एनवी इमॉर्टल गू पकड़ा हुआ था। रैंक 8 व्हाइट लिची इमॉर्टल एसेंस की लगातार सप्लाई के नीचे हेवंस एनवी इमॉर्टल गू से एक हल्की क्रिस्टल जैसी चमक निकल रही थी। यह इमॉर्टल गू क्रिस्टल से बने एक पिस्सू जैसा लग रहा था। यह एक मुट्ठी जितना बड़ा था और एक बॉल की तरह सिकुड़ा हुआ था। अचानक हेवंस एनवी इमॉर्टल गू से क्रिस्टल की चमक फूट पड़ी, जो अनेकों टूटे हुए क्रिस्टल की रोशनी में बदल गई, जो बेहद चमक रही थी। सक्सेस। फैंग युआन हैरान था। अभी यूएस पैल, उसने सच में इस रैंक 7 हेवंस एनवी इमॉर्टल गू को रिफाइन कर लिया था। सिकुड़ा हुआ क्रिस्टल पिस्सू अपने शरीर को फैलाकर फैंग युआन की हथेली पर चुपचाप लेट गया। मैं शायद इतिहास में पहला इंसान हूं जिसने हेवंस एनवी इमॉर्टल गू को पूरी तरह से रिफाइन किया है। इस पैल फैंग युआन ने इतिहास रच दिया था। लेकिन एक पाल के अंदर ही उसके जोशीले इमोशंस शांत हो गए। उसने पहले ही कई ऐसे काम किए थे जो पहले कभी नहीं हुए थे। इस पिछले कुछ वक्त में मैंने बार बार अपने बैंडन को ट्रिब्यूलेशन से गुजरने में मदद की है। हालांकि हर बार माइल हेवन पाथ डाउ मार्क्स कम द, लेकिन धीरे धीरे नंबर्स जमा हो जाते हैं। इन हेवन पाथ डाउ मार्क्स को जोड़कर मैं आखिरकार हेवंस एनवी इमॉर्टल गू को पूरी तरह से रिफाइन कर पाया, पिछली लिमिट को तोड़ते हुए। मेरा अंदाजा सही था। सच उसके सामने साबित हो चुका था। जब तक अनरेस्ट्रेन्ड हेवनली मार्क्स एक खास संख्या तक पहुंच जाते, हेवन पाथ इमॉर्टल गू को रिफाइन किया जा सकता था। इतिहास की लंबी नदी में अनेकों गू कल्टिवेटर्स द जिनमेन आसमान के तारों जितने जीनियसेस दी और दास वेनरेबल्स दास बड़े सूरजों की तरह थे। लेकिन उनमें से किसी ने भी सच में हेवन पाथ कल्टिवेट नहीं किया। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल और पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल को शायद किलर मूव अनरिस्ट्रेन्ड हेवनली मार्क की समझ थी, लेकिन जहां तक फैंग युआन जानता था, उन्होंने हेवन पाथ में गहरी खोज नहीं की थी। पहले वाले ने रूल पाथ कल्टिवेट किया था और दूसरे वाले ने अर्थ पाथ। शायद लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने हेवन पाथ कल्टिवेट करने के लिए अनरिस्ट्रेन्ड हेवनली मार्क पर रिसर्च की थी, लेकिन वो इस वक्त तक एक रूल पाथ डेमन वेनरेबल बैन चुका था और पीछे नहीं मुड़ सकता था। इससे सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर का फायदा फिर से देखा जा सकता था। हर पाथ कल्टिवेट करो। एक बिल्कुल नया अनजान रास्ता फैंग युआन के सामने उभार कर आया। हेवन पाथ। अनरिस्ट्रेन्ड हेवनली मार्क हेवन पाथ कल्टिवेशन शुरू करने की चाबी थी।
इस पाथ में बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट्स और खौफनाक फायदे यहाँ तक कि मॉर्टल्स भी एक दो चीजें समझ सकते थे। हेवन पाथ सब कुछ शामिल करता है और सब कुछ बैलेंस करता है। सारे जीवित प्राणी, चाहे वो इमॉर्टल्स हो या मॉर्टल्स, ताकतवर हो या कमजोर, सब हेवन पथ में शामिल हैं। हर तरह के इमॉर्टल गू, सक्लूडेड डोमेन्स ऑफ हेवन एंड अर्थ, भी हेवन पथ के नियंत्रण में हैं। हेवन पाथ कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस को कंट्रोल करता है, वो लाइफ स्पैन गू को कंट्रोल करता है। वेनरेबल्स एक युग के लिए ताकतवर थे, लेकिन जब उनकी तुलना हेवन पथ से की जाती है तो वो एक जलती हुई मशाल की तरह हैं। अगर मेन इस रास्ते पर चला, फैंग युआन ख्यालों में खून से खुद को रोक नहीं पाया। बाकी सब छोड़ो, सिर्फ लाइफ स्पैन गू और फेट गू, इन दो फैक्टर्स ने यूज हल्का सा एक्साइटमेंट महसूस करवाया। इतिहास में हर वेनरेबल लाइफ स्पैन गू से परेशान था और फेट गू को हेवनली कोर्ट ने कभी सीधे कंट्रोल नहीं किया। यहां तक कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं था। वो सिर्फ डाउ के साथ एक हो सकती थी ताकि हेवंस विल में दखल दे सके और फेट गू की शक्ति को तोड़ मरोड़ सके। सारे पाथ्स में से हेवन पाथ का स्टार्टिंग थ्रेशोल्ड सबसे ऊंचा है। पहले किलर मूव अनरिस्ट्रेन्ड हेवनली मार्क को समझना जरूरी है। मैंने अभी सिर्फ हेवन पथ की सड़क पर कदम रखा है, मुझे अभी भी लाइफ स्पैन गू और फेट गू जैसी गहरी गुप्तियों को छूने से पहले एक लंबा सफर तय करना है। क्रेज डेमन केव की लड़ाई सर पर है, मैं लड़ाई से पहले ये पूरा नहीं कर पाऊंगा। हालांकि उसने ऑफिशियल तौर पर हेवन पथ की कल्टीवेशन के रास्ते पर कदम रख दिया था और उसके प्रोस्पेक्ट्स उज्जवल और विशाल फैंग युआन ने इसमें पूरी तरह से डूबने का इरादा नहीं किया था। हालात यूज ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। ज्यादा से ज्यादा मेन हेवंस एनवी इमॉर्टल गू में एक बार और इन्वेस्ट कर सकता हूं। कुकिंग लक पॉट ने फैंग युआन को बहुत बड़ी सुविधा दी, जिससे उस पता चला कि क्रेज डेमन केव की लड़ाई में हेवंस एनवी इमॉर्टल गू शायद की हो सकता है। हेवन पाथ का कल्टीवेशन का रास्ता लंबा होने वाला था और फैंग युआन ने अभी सिर्फ पहला कदम उठाया था। लेकिन हेवंस एनवी इमॉर्टल गू को और डेवलप किया जा सकता था। मैंने हेवंस एनवी इमॉर्टल गू को पूरी तरह रिफाइन कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ रैंक 7 पर है। अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग किलर मूव्स बनाऊं तो ये रैंक 8 लेवल पर काफी प्रभावशाली हो सकता है। लेकिन वेनरेबल्स के साथ मेरी लड़ाई में रैंक 7 काफी नहीं होगा। मुझे हेवंस एनवी इमॉर्टल गू को रैंक 8 तक बढ़ाना होगा। फैंग युआन के पास 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल था, लेकिन यह थोड़ा परेशानी वाला काम था। फैंग युआन के पास हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स का एक बैच था। अगर वो कई हेवन पाथ इमॉर्टल गू रिफाइन करने की कोशिश करता तो शायद ये काफी ना होता, लेकिन सिर्फ हेवंस एनवी इमॉर्टल गू पर इस्तेमाल करने के लिए ये काफी था। लेकिन फैंग युआन का हेवन पाथ अटेनमेंट साधारण था, वो मास्टर लेवल पर भी नहीं था। हालांकि उसका रिफाइनमेंट पाथ क्वाजी सुप्रीम जितना ऊंचा था, हेवंस एनवी इमॉर्टल गू के रैंक 8 रेसिपी पर रिसर्च करना काफी मुश्किल होगा। ऐसा नहीं था कि सक्सेस का कोई चांस नहीं था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समय और एनर्जी लगेगी। उसके शुरुआती अनुमान के अनुसार इसके लिए कम से कम 2 से 3 साल के डिडक्शंस की जरूरत पड़ेगी। यह फैंग युआन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। लगता है मुझे वू योंग को कॉपी करना पड़ेगा और कुछ गू इमॉर्टल सीड्स तैयार करने पड़ेंगे, फिर उन्हें असेंशन ट्रिब्यूलेशन से गुजरने में मदद करनी होगी। फैंग युआन ने जल्द ही एक रास्ता ढूंढ लिया। फैंग युआन को रैंक 5 गू मास्टर्स के इमॉर्टल असेंशन से मिलने वाले हेवन पाथ डाउ मार्क्स के मामूली फायदे की परवाह नहीं थी। लेकिन जब गू मास्टर्स इमॉर्टल असेंशन से गुजरते हैं तो उन्हें नेचुरल इंस्पिरेशन अनुभव करने का एक बार का मौका मिलता है। इस मौके से गू मास्टर हेवन एंड अर्थ से सवाल पूछता है और उनके लगभग सभी सवालों का जवाब मिल जाता है। जब हेवन एंड अर्थ नेचुरल रूप से हेवंस एनवी इमॉर्टल गू पैदा कर सकते हैं तो उनके पास जरूर हेवंस एनवी इमॉर्टल गू की रेसिपी होगी। फैंग युआन ने ज्यादा डिमांड नहीं की, उस सिर्फ हेवंस एनवी गू के इमॉर्टल गू रेसिपी का एक सही वर्जन चाहिए था। वो अपने रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट पर भरोसा करके उस अपने अनुकूल मॉडिफाई कर सकता था। इसके अलावा फैंग युआन हेवन एंड अर्थ से पूछते समय कुछ इंसाइट्स भी मांग सकता था, जैसे कि कुछ खास तरह के हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स और मौजूदा हालात के आधार पर कौन सी हेवंस एनवी इमॉर्टल गू रेसिपी रिफाइन करने में सबसे आसान है। जैसे ही उसने ये सोचा, उसने मिशन बोर्ड पर एक नया टास्क डाला और यूज नंबर 1 पर लिस्ट किया। वफादार और समर्पित गू इमॉर्टल सीड्स की तलाश करो जो इमॉर्टल असेंशन से गुजरने के लिए आदर्श हों। लगभग अगले हाईपैल सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के सभी गू इमॉर्टल्स को इस टास्क के बारे में पता चल गया। जब से एक्सचेंज लिस्ट बनी थी, ये गू इमॉर्टल्स पागल हो गए थे। उनमें से कई तो महीनों से सोए भी नहीं थे, अपनी हालत बनाए रखने के लिए गू वॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि टास्क्स पूरे कर सकें और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमा सकें।
फैंग युआन ने उन्हें सबसे अनुकूल माहौल दिया, इन गू इमॉर्टल्स की कल्टीवेशन की मुश्किल को मिनिमम कर दिया। लगभग हर दिन वो अपनी शक्ति बढ़ती हुई महसूस कर सकते थे। भले ही ये बढ़ोतरी थोड़ी सी ही थी, लेकिन हर दिन थोड़ी थोड़ी तरक्की कई दिनों के बाद एक खौफनाक रकम में जमा हो जाएगी। ये अपनी कल्टीवेशन और शक्ति में बढ़ोतरी महसूस करने का आनंदमय एहसास था जिसने इन गू इमॉर्टल्स को रुकने नहीं दिया। जिस बात ने फैंग युआन को एक सुखद आश्चर्य दिया, वो ये थी कि एक ह्यूमन गू इमॉर्टल ने इसके कारण एक अधूरी ट्रांसफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू रेसिपी डेवलप की, हार्ड लिवर गू। यह ह्यूमन गू इमॉर्टल मुख्य रूप से ट्रांसफॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट करता था। वो सॉलिड रॉक वॉरियर था जो बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन से आया था। हार्ड लिवर गू इमॉर्टल के लिवर को मजबूत करता था, उन्हें लंबी और जोश भरी एनर्जी देता था जिससे वो बिना आराम किए हर तरह के मेहनत वाले काम पूरे कर सकते थे। लेकिन अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता तो लिवर हद से ज्यादा कठोर हो जाता और एक भयानक विस्फोट कर देता, जिससे भारी चोट लगती और मौत भी हो सकती थी। जब फैंग युआन को गू से परिचय हो गया तो उसने इसे मॉडिफाई करके पूरा किया और यहां तक कि रैंक 6 से रैंक 8 तक की गू रेसिपीज भी बना डाली। 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल का इस्तेमाल करके इसे रिफाइन करने के बाद रैंक 8 हार्ड लिवर इमॉर्टल गू को एक गू फॉर्मेशन के कोर के रूप में इस्तेमाल किया गया। फैंग युआन ने इस गू फॉर्मेशन का नाम लिवर लाइफ फॉर्मेशन रखा। ये साल भर चलता था और हर इस्तेमाल के लिए एक फी लेता था। अगर गू इमॉर्टल्स इंटरेस्टेड होते तो वो कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देकर अंदर जा सकते थे। जब वो बाहर आते तो वो एनर्जी और मोटिवेशन से भरे होते थे। आज लिवर किया क्या और कितनी देर तक लिवर कर सकते हो? लग रहा है मेरा लिवर फट जाएगा। ऐसी बातचीत गू इमॉर्टल्स के बीच एक आम रोजमर्रा का टॉपिक बन चुकी थी। तो जब फैंग युआन ने ये टास्क डाला तो गू इमॉर्टल्स खून सूंघने वाली लाल ईगल वाली शार्क्स की तरह हो गए। जबरदस्त टास्क है। इसे मास्टर ने खुद पब्लिश किया है। रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा है। मैं नहीं कर सकता, मैं 3 महीनों से सोया नहीं हूं। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। कैसा आराम? जाओ और लिवर करो। महान युग हमारे सामने है, हमें इस बेहतरीन कल्टिवेशन अपॉर्चुनिटी को पकड़ना होगा। गू इमॉर्टल सीड्स जमा करने के लिए हर तरफ निकल पड़े। बस थोड़ी ही देर में ये टास्क पूरी तरह से ले लिया गया। जो गू इमॉर्टल्स इसे नहीं ले पाए वो बहुत ही परेशान थे। कुछ ने अफसोस से चिल्लाया, ओह यह टास्क काफी बेहतरीन था, लेकिन मैंने इसे मिस कर दिया। मिशन बोर्ड पर हर टास्क का एक लिमिटेड कोटा था ताकि गू इमॉर्टल्स सिर्फ सबसे ज्यादा रिवॉर्ड्स वाले टास्क हाई ना ले लें, जिससे मैनपावर का गलत और बेकार डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। फैंग युआन ने गू इमॉर्टल सीड्स जमा करने का काम अपने बैंडन को सौंप दिया। उसने अंदाजा लगाया कि काफी सारे गू इमॉर्टल सीड्स होंगे, यह वू क्लैन जैसी सुपर फोर्सेस को भी पीछे छोड़ देंगे। इसका कारण यह था कि फैंग युआन ने लंग या सेक्ट और दोनों हेवंस के ग्रोटो हेवंस जैसे कई फोर्सेस को अपने में मिला लिया था, जिनकी बुनियाद बहुत गहरी और इतिहास लंबा था। उनके पास गू इमॉर्टल सीड्स की कमी जरूर नहीं थी। अपने पास मौजूद थोड़े से फ्री टाइम का इस्तेमाल करके फैंग युआन खुद नी क्लैन को मजबूत करने गया। उसने चुपचाप नी क्लैन के इलाके में एक ईयर एसेंस सब पूल स्थापित किया, जिससे एक टाइम पाथ जोन बन गया। नी क्लैन का समय बहुत तेजी से गुजरेगा, जिससे इमॉर्टल गू प्रोडक्शन की दर बढ़ जाएगी और फैंग युआन के लिए ह्यूमन आइसोलेशन स्टाइल के गू रिफाइनमेंट के रहस्यों को समझना और भी सुविधाजनक हो जाएगा। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में वेरिएंट ह्यूमंस की एक बड़ी संख्या है, लेकिन ह्यूमंस ज्यादा नहीं हैं। ज्यादातर ह्यूमंस बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन से हैं, लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि फ्यूचर में मिनी येलो हेवन का नी क्लैन शायद टॉप ह्यूमन फोर्स बन जाएगा। फैंग युआन ने अपने मन में सोचा। उसने अभी टाइम पाथ जोन सेटअप करना खत्म ही किया था कि शिनहुंग का मैसेज आ गया। वू क्लैन के लिए उसका डिप्लोमेटिक मिशन सफल रहा था और उसने हु लैंड हासिल कर लिया था। इमॉर्टल किलर मूव, हेवन एंड अर्थ ट्रैवल। अगले हाईपैल, फैंग युआन ईस्टर्न सी से सदर्न बॉर्डर चला गया शिनहुंग के सामने प्रकट होकर। शिनहुंग को सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में डालने के बाद फैंग युआन ईस्टर्न सी लौट आया। वो चुपचाप एक अनजान समुद्री इलाके में पहुंचा और हुलैंड के साथ खेलने लगा जब तक कि सी एंसेस्टर नहीं आ जाता। तुम्हारे लिए, फैंग युआन ने हुलैंड चीसी एंसेस्टर को दे दिया। चीसी क्लोन ने जल्द हाई यूज ले लिया और जोश से कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे एक आभास हो रहा है। हुलैंड के साथ मेरा कॉम्बैट सिस्टम पूरा हो जाएगा। मैं इंतजार करूंगा। फैंग युआन की मैं बॉडी थोड़ी देर बाद चली गई। वो भी अपने कॉम्बैट सिस्टम के बारे में सोच रहा था और उसने काफी प्रगति की थी, लेकिन उस पूरा करने से अभी भी काफी दूर था। इमॉर्टल किलर मूव, लैंडस्केप एज बिफोर। फैंग युआन ने किलर मूव एक्टिवेट किया।
पिछला लैंडस्केप एज बिफोर इमॉर्टल गू सिर्फ रैंक 6 पर था, लेकिन 2 महीने पहले फैंग युआन ने सफलतापूर्वक यूज रैंक 8 तक बढ़ा दिया था। रैंक 8 लैंडस्केप एज बिफोर इमॉर्टल गू की लिमिट थी। ज्यादातर इमॉर्टल गू की लिमिट रैंक 8 पर होती है। रैंक 8 तक पहुंचने के बाद वो अपने पीक पर पहुंच जाते थे और उन्हें और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। गू, हेवन और अर्थ का सार द ग्रेट डाओ के टुकड़े। इन टुकड़ों की अपनी अपनी सीमाएं थीं, जिनकी सीमाएं ऊंची थीं वो धीरे धीरे जमा होकर रैंक 9 तक पहुंच सकते थे, जबकि जिनकी सीमाएं नीची थीं उन्हें शायद रैंक 6 पर ही रुकना पड़ता था। इमॉर्टल गू बहुत सारे थे, हालांकि वो यूनिक द, लेकिन वो कल्पना किए जा सकने वाले लगभग सभी पहलुओं को कवर करते थे। जैसे कि फैंग युआन ने किलर मूव लिंगरिंग पॉइजनस एंट प्लेग का इस्तेमाल किया, जिसने डू इमॉर्टल गू को जन्म दिया, रेड कॉपर इमॉर्टल एंट गू और व्हाइट नूडल इमॉर्टल एंट गू। अगर थोड़ा सा भी बदलाव होता तो शायद एक और तरह का इमॉर्टल गू हो सकता था, जैसे कि डार्क गोल्ड इमॉर्टल एंट, ब्लैक नूडल इमॉर्टल एंट वगैरह। सभी इमॉर्टल गू में से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही सच में रैंक 9 तक पहुंच सकता था। रैंक 8 लैंडस्केप एज बिफोर इमॉर्टल गू अभी भी एक टाइम पाथ इमॉर्टल गू था, लेकिन जिस किलर मूव का फैंग युआन अभी इस्तेमाल कर रहा था वो एक कॉम्पाउंड किलर मूव था। इसमें न सिर्फ टाइम पाथ के रहस्य द, बल्कि अर्थ पाथ, वाटर पाथ, रूल पाथ, सोल पाथ और दूसरे पाथ्स के भी रहस्य थे। इस कॉम्पाउंड किलर मूव के असर से रिवर्स फ्लो रिवर से हल्की बहती हुई आवाजें आने लगी और वो तेजी से फैलने लगा। इस दौरान फैंग युआन द्वारा पालन पोषण के बाद दर्जनों बार इस्तेमाल किए गए कॉम्पाउंड किलर मूव ने शानदार असर दिखाया। रिवर्स फ्लो रिवर, जिसका पहले सिर्फ एक छोटा सा निशान बचा था, अब एक लंबी पतली नदी बन चुकी थी। फैंग युआन रिवर्स फ्लो रिवर को रिस्टोर करने की कोशिश हमेशा से कर रहा था और आखिरकार अब उसे एक अच्छा नतीजा मिला। उसने पहले ऑडली वेल का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था। यह किलर मूव एक रैंक 9 किलर मूव था और शैडो सेक्ट के ट्रू इनहेरिटेंस से आया था। यह मूव सिटी वेल को कोर के रूप में इस्तेमाल करता था। यह सक्लूडेड डोमेन्स ऑफ हेवन एंड अर्थ को मॉडिफाई कर सकता था, डाउ मार्क्स के बीच के टकराव को हटाकर, जिससे उन्हें रिस्टोर करना आसान हो जाता था। डांगहे माउंटेन, लुओपो वैली और मिनिस्क्यूल माउंटेन ने इस मूव का अनुभव किया था, लेकिन फैंग युआन इस किलर मूव को कभी समझ नहीं पाया था, क्योंकि उसके पास इसका जरूरी कोर इमॉर्टल गू नहीं था। इमॉर्टल गू यूनिक था, वो कोर इमॉर्टल गू पहले से ही किसी और के पास था। फैंग युआन ने इस किलर मूव को मॉडिफाई करने के बारे में सोचा था, लेकिन यह बेहद मुश्किल था। यह एक रैंक 9 रूल पाथ किलर मूव था। यह पहले ही एक ऐसे पीक लेवल पर पहुंच चुका था जहां इसमें इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं थी। कम से कम फैंग युआन को कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। उसका रूल पाथ अटेनमेंट लेवल ग्रेट ग्रैंड मास्टर था, क्वाजी सुप्रीम नहीं। वो इस तरह के रैंक 9 किलर मूव को समझने से अभी भी कुछ दूर था। रिवर्स फ्लो रिवर ऐप तेजी से रिकवर हो रहा है, लेकिन इसके रिकवरी के आखिरी स्टेज में लैंडस्केप एज बिफोर के कॉम्पाउंड किलर मूव का असर लगातार कम होता जाएगा, जब तक कि ये ना के बराबर ना हो जाए। लैंडस्केप एज बिफोर का कॉम्पाउंड किलर मूव रैंक 8 लेवल पर था, जबकि पूरा रिवर्स फ्लो रिवर एक सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ था, जो डाउ मार्क्स की मात्रा के हिसाब से रैंक 9 के बराबर था। भारी मात्रा में डाउ मार्क्स होने के कारण उन्हें कभी कभी क्वाजी रैंक 9 इमॉर्टल गू के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। नेचुरली ये गू कल्टीवेटर की काबिलियत पर निर्भर करता था। सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ को कोर मानकर किलर मूव्स बनाना तो सिर्फ शुरुआत थी। जरूरी बात यह थी कि बनाए गए किलर मूव्स कितने खास द, और क्या वो सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ का पूरा इस्तेमाल कर सकते थे या नहीं। जैसे कि फैंग युआन का रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील रिवर्स फ्लो रिवर का इस्तेमाल सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल पर ही करता था। उसका लुओपो सील सक्लूडेड डोमेन के इस्तेमाल का सिर्फ शुरुआती लेवल था। ऑडली वेल किलर मूव अलग था, यह सिटी वेल का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करता था और एडवांस लेवल पर था। ऐसा कोई किलर मूव नहीं था जो सक्लूडेड डोमेन्स ऑफ हेवन एंड अर्थ का पूरी तरह से इस्तेमाल करता हो। सक्लूडेड डोमेन्स ऑफ हेवन एंड अर्थ आखिरकार इमॉर्टल गू नहीं थे। इमॉर्टल गू जिंदा थे और उनका पूरा इस्तेमाल किया जा सकता था जब तक उनमें इमॉर्टल एसेंस ट्रांसफर किया जाता रहे। लेकिन सक्लूडेड डोमेन्स ऑफ हेवन एंड अर्थ निर्जीव द, उनका इस्तेमाल सीमित था। एक इमॉर्टल गू डाउ मार्क्स के टुकड़ों का एक जुदा हुआ शरीर था। एक सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ अनेकों डाउ मार्क्स का एक मिश्रण था। यह डाउ मार्क्स एक साथ ढेर थे, कुछ सीधे या मुड़े हुए द, कुछ लगातार धागे द, कुछ बिल्कुल अलग थे और कुछ आपस में उलझे हुए थे। सभी डाउ मार्क्स का इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं था, यहां तक कि वेनरेबल्स भी इसका अपवाद नहीं थे। यह किलर मूव ऑडली वेल से देखा जा सकता था।
मैंने काफी सारे सक्लूडेड डोमेन्स ऑफ हेवन एंड अर्थ जमा कर लिए हैं। डांग माउंटेन, लुओपो वैली, रिवर्स फ्लो रिवर, सिटी वेल, हुलैंड, और साथ ही अधूरे रिफाइनमेंट सी, ह्यूमन सी और कियानकुन क्रिस्टल वॉल। डांग माउंटेन फैंग युआन द्वारा हासिल किया गया पहला सक्लूडेड डोमेन था। वो उस आखिरकार ठीक करने का तरीका ढूंढने के लिए नॉर्दर्न प्लेन्स तक गया था। लुओपो सील, जिसमें लुओपो वैली को कोर के रूप में इस्तेमाल किया गया था, ने एक बार फैंग युआन को गु इमॉर्टल एक्सपर्ट्स को मारने में मदद की थी। रिवर्स फ्लो रिवर के बारे में बात करने की जरूरत नहीं। ओल्ड एंसेस्टर जूहू के फॉर्चून राइवलिंग हेवन गु रिफाइन करने की यूएस घटना में फैंग युआन ने रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील पर भरोसा करके दुनिया को हैरान कर दिया था, जबकि लॉन्जेविटी हेवन और हेवनली कोर्ट उसका पीछा कर रहे थे। सिटी वेल टर्ब्यूलेंट फ्लो सी एरिया से मिला था। फैंग युआन ने इसे एक जाल के रूप में इस्तेमाल करके कई ईस्टर्न सी गु इमॉर्टल्स को मारा था। हु लैंड हासिल करना सबसे आसान था, उसने इसे वू योंग से जबरदस्ती खरीदा था। नेचुरली, यह फैंग युआन की शक्ति और शोहरत के कारण ही मुमकिन था। ये चीजें उसके रिबर्थ के बाद से जमा हुई थीं, जिंदगी और मौत के किनारे पर रहते हुए और अनेकों बड़ी लड़ाइयों से गुजरते हुए। अधूरा रिफाइनमेंट सी, लंग या ब्लेस्ड लैंड से आया था। यह लॉन्ग हेयर एंसेस्टर की महत्व आकांक्षा को दिखाता था। बदकिस्मती से, हालांकि फैंग युआन ने इसे हासिल कर लिया, उसके पास इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त कोशिश, समय और संसाधन नहीं थे। फिलहाल, अधूरे रिफाइनमेंट सी को 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल तेजी से कंज्यूम कर रहा था। अधूरा ह्यूमन सी ईस्टर्न सी के शिया क्लैन से आया था। वू शुआई ने वेरिएंट ह्यूमन अलायंस का नेतृत्व करके शिया क्लैन के इलाके पर आक्रमण किया, शिया क्लैंसमैन को मार डाला या भगा दिया और इस अधूरे ह्यूमन सी को लूट लिया। आखिरी था कियानकुन क्रिस्टल वॉल। सरल शब्दों में, यह भौर सफेद पत्थर की सिलन का एक गुच्छा था। भौर सफेद पत्थर की सिलन की सतह काले स्याही की लकीरों से भरी हुई थी। कुछ सीधी थीं जबकि दूसरी मुड़ी हुई, पतली और मोटी लकीरें थीं। लकीरें एक दूसरे पर खींची गई थीं, कुछ अक्षरों जैसी लगती थीं जबकि दूसरी दृश्यों की चित्रकारी जैसी। कहा जाता है कि अगर कोई सारी पत्थर की सिलें जमा कर ले, तो वो कियानकुन क्रिस्टल वॉल को फिर से जोड़ सकता है और गु कल्टिवेटर बुक माउंटेन में फिर से प्रवेश कर पाएगा। अगर कोई मानवता के इतिहास को देखे, तो वो पाएगा कि गु मास्टर्स, गु इमॉर्टल्स, या यहां तक कि इमोर्टल और डेमन वेनरेबल्स की पीढ़ियों ने इन पत्थर की सिलन को पहले भी जमा किया है। फैंग युआन ने ग्रेट विजडम इमॉर्टल मदर से अनेकों भौर सफेद पत्थर की सिलें हासिल की थीं। ग्रेट विजडम इमॉर्टल मदर के अनुसार इन सिलन से आधा कियानकुन क्रिस्टल वॉल बन सकता था। फैंग युआन ने लंग या सेक्ट जैसे दूसरे स्रोतों और दोनों हेवंस के ग्रोटो हेवंस के भांडार से भी भौर सफेद पत्थर की सिलन का एक बैच हासिल किया था। नेचुरली, इन सिलन की संख्या उससे तुलना नहीं कर सकती थी जो ग्रेट विजडम इमॉर्टल मदर के पास थी, और उनमें नकली माल भी था। ग्रेट विजडम इमॉर्टल मदर की भौर सफेद पत्थर की सिलें इंकमान रेस के ट्रू इनहेरिटेंस से थीं। मार्केट में प्रचलित पत्थर की सिलन में बहुत सारा नकली माल था, लेकिन इंकमान रेस के ट्रू इनहेरिटेंस में मौजूद भौर सफेद पत्थर की सिलें सभी असली थीं। लेस देन ग्रेटर दैन के रिकॉर्ड्स के अनुसार प्राइमोडियल डोमेन मूल रूप से कियानकुन क्रिस्टल वॉल के अंदर था। बदकिस्मती से, लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने इसे निकाल लिया और क्रेज डेमन केव में डाल दिया। भले ही मैं ऐप कियानकुन क्रिस्टल वॉल बना लूं, मेन प्राइमोडियल डोमेन में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। फैंग युआन ने अपनी लड़ाई की शक्ति बढ़ाने के लिए हर तरीका आजमाया। इन सक्लूडेड डोमेन्स ऑफ हेवन एंड अर्थ का इस्तेमाल तो होना ही था। रिवर्स फ्लो रिवर को रिस्टोर किया जा रहा था। डांगहू माउंटेन और लुओपो वैली को कोर के रूप में इस्तेमाल करने वाले किलर मूव्स भी डेवलप किए जा रहे थे। हु लैंड चीसी क्लोन को द दिया गया था। फैंग युआन के पास इस पर ध्यान देने का समय नहीं था। सभी सक्लूडेड डोमेन्स ऑफ हेवन एंड अर्थ में से फैंग युआन ने अधूरे ह्यूमन सी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। उस समय उसने ईस्टर्न सी के शिया क्लैन पर आक्रमण करने का फैसला मुख्य रूप से इस आर्टिफिशियल सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ के कारण ही किया था। सभी वेनरेबल्स के पास ह्यूमन पाथ किलर मूव्स हैं, इसलिए मेरे पास ह्यूमन पाथ में कुछ बुनियाद होनी चाहिए। भले ही मैं इस पाथ में माहिर ना बनूं, मेरे पास इससे बचने के साधन होने चाहिए। फैंग युआन ने फेट वॉर के दौरान बहुत कुछ झेला था। वेनरेबल के तरीके ZYA डिटार ह्यूमन पाथ के तरीके द हर मूव बेहद शक्तिशाली था या अद्भुत प्रभाव रखता था, पूरे युद्ध को प्रभावित करता था। पहले, फैंग युआन ने अपने बैंडन को फायर प्लेन ग्रोटो हेवन में 100 मिलियन ह्यूमंस को मारने का आदेश दिया था ताकि उन्हें अधूरे ह्यूमन सी में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन यह काफी नहीं था। पिछले सारे संसाधन खर्च हो चुके द ह्यूमन सी अभी भी पूरा होने से कुछ दूर था। वेरिएंट ह्यूमन अलायंस के पास भी कई ह्यूमन ग्रोटो हेवंस हैं जिनमें बड़ी संख्या में ह्यूमंस हैं।
लेकिन इन ह्यूमंस को टारगेट करना सुविधाजनक नहीं है। पहली बात, इससे इन ह्यूमन ग्रोटो हेवंस के गू इमॉर्टल्स में फूट पड़ेगी। दूसरी बात, इन ह्यूमंस को फ्यूचर में सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में ले जाया जाएगा और ये मेरे लिए ह्यूमन पाथ डेवलप करने की बुनियाद हैं। आखिरी बात, दुनिया में इतने सारे ह्यूमंस हैं, मुझे अपने ही लोगों की बाली देने की क्या जरूरत है? फैंग युआन ने फिर एक टास्क जारी किया, इंसानों का कत्ल करो और संसाधन जमा करो। पिछले ट्रिब्यूलेशन टास्क की तुलना में यह टास्क जाहिर तौर पर क्रूर था और इससे खून की बू आ रही थी। मास्टर आखिरकार एक डिमोनिक पद के मेंबर हैं। कई ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने अफसोस जताया, लेकिन मुझे बाहर की दुनिया के ह्यूमंस का कत्ल करने में काफी मजा आता है। यह टास्क वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स के दिल को छू गया। भूल जाओ, जब तक हमारे ग्रोटो हेवंस को नुकसान नहीं हो रहा, दूसरे इंसान मारे तो इससे हमारा क्या लेना देना? अनह्यूमन ग्रोटो हेवंस के मालिक अपनी वफादारी पर खुश थे। जल्द ही 10 से ज्यादा गू इमॉर्टल्स चुपचाप ईस्टर्न सी के शिया क्लैन के इलाके से निकल गए। ईस्टर्न सी के द्वीपों पर कई मछुआरों के गांव थे। पक्षी चहचहा रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। दू ऊपर की ओर घूम रहा था। मारो! एक मिनिमान गू इमॉर्टल अन मछुआरों के गानवों की ओर उड़ा और बेरहमी से इमॉर्टल गू एक्टिवेट किया। पत्ते बारिश की तरह नीचे गिरे, अनेकों मर्दों और औरतों, बूढ़ों और बच्चों को मार डाला, हर तरफ खून फैल गया। उस जमाने में हम मिनिमेन को तुम इंसानों ने पकड़ लिया था। मेरी मां को मेरे सामने हाई ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने गला घोंट कर मार डाला था। ये तो सिर्फ कुछ ब्याज वापस ले रहा हूं। मिनिमन गू इमॉर्टल का चेहरा नफरत से भरा हुआ था। ईस्टर्न सी के एक द्वीप पर एक विशाल शहर था। दो वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने मिलकर 10 फीट ऊंची सुनामी लाई। जिंदगी और मौत के मोड़ पर एक ईस्टर्न सी का अकेला इमॉर्टल बाहर आया और सुनामी को रोक लिया। रुको, मैं गू मिंग जू हूं। ये मेरी जन्मभूमि है। मैं हैरान हूं कि मामला क्या है। तुम इन बेगुनाह लोगों को क्यों लपेट रहे हो? इस गू इमॉर्टल ने गुस्से से चिल्लाया। दोनों वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स बादलों के ऊपर से नीचे आए और अपना रूप दिखाया। तो ये वॉर्म सन इमॉर्टल लॉर्ड थे। इमॉर्टल लॉर्ड, आप गलत हैं। उस जमाने में ये जगह हम हेरीमेन की जन्मभूमि थी, लेकिन तुम इंसानों ने इस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। मेरी हेरीमैन ट्राइब खुशकिस्मत थी कि हमारे सुप्रीम एल्डर का संरक्षण था, इसलिए हम दोनों हेवंस में जीवित रह पाए। गू मिंग जू जब दोनों वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स को देखा तो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया। तो तुम लोग वेरिएंट ह्यूमंस हो। तुम सच में बहुत हिम्मत वाले हो। ये जगह ईस्टर्न सी के टांग क्लैन के पास है। मैंने पहले ही मदद मांग ली है। दफा हो जाओ, अगर अभी नहीं भागे तो बहुत देर हो जाएगी। दोनों वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स जोरदार हंसी के साथ बोले, इमॉर्टल लॉर्ड, अनजान बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? जैसे तुम्हें पता ही नहीं हम कहां से आए हैं। हमारे मास्टर हैं लॉर्ड गू यू फैंग युआन। अरे टांग क्लैन को तो छोड़ो, अगर पूरे ईस्टर्न सी के राइचस पाथ वाले भी एक साथ आ गए ना, तो हमारे मास्टर के सामने उनकी हालत गाजर मूली जैसी होगी। गू मिंग जू, ये दिखावा करना बैंड करो। हम यहां तुम्हारे जैसे इंसानों को मारने आए हैं, ताकि तुम्हें यूएस दर्द और तकलीफ का एहसास हो जो हमने यूएस वक्त महसूस किया था। गू मिंग जू ने मन हाय मन अफसोस जताया। फैंग युआन जैसा राक्षस कैसे हो सकता है? उसने अपनी ही जाति पर हमला करने के लिए वेरिएंट ह्यूमंस को भेजे दिया। वो इंसानों का गद्दार है। उसकी कोई सीमा नहीं और ना ही कोई शर्म। लानत है, लानत है। चैप्टर एंड।